जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से पता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, खालिस्तान वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। ऑप्शन है सदाबहार वन, गरान वन, पर्णपाती वन या फिर कटीले वन। ध्यान रखना साथियों, जो पर्णपाती वनों के वृक्ष होते हैं वह प्रतिवर्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जैसे आम, शीशम, महुआ। ये क्या है? पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। असत्य जोड़े की पहचान करें। हरित क्रांति का संबंध कृषि विकास से है। हाँ भैया, बिल्कुल है। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी विकास से है। बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध है मछली के विकास से है। बिल्कुल साहब। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है सिंचाई विकास से है। नहीं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध साथियों दुग्ध उत्पादन से है, ना कि सिंचाई के विकास से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यह जोड़ा हमें असत्य दिया है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? बताएं आप लोग। देखिए, जड़ का कार्य क्या होता है? भोजन भंडारण, संचित करना। बिल्कुल सही है। पौधे को सहारा देना, ये भी जड़ का कार्य होता है। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, हाँ ये भी जड़ का कार्य होता है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो भैया ये जो कार्य है वो जड़ का नहीं है, बल्कि ह्यूमस उपलब्ध कराना यह मिट्टी का कार्य होता है। ठीक है, तो यह कार्य जड़ का नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और यदि आपको साथियों क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खालिस्तान के द्वारा संबोधित करती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो कैसी है? अंतः विषय प्रकृति है। यह पर्यावरणीय मुद्दों को कैसे करती है संबोधित? यह पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा संबोधित करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो साथियों, जो फाख्ता पक्षी होता है यह अपना घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों के बीच बनाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं। सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लास यहाँ पर डेली आपको दी जाती हैं। चलिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? अब भैया देखिए यहाँ पर क्या है। पहले में कहा गया है सृजनात्मकता का विकास। भैया देखिए इससे क्या है, छात्रों को पता करना पड़ेगा कि कौन से पशु का कौन सा रंग होता है। ठीक है, मतलब इससे क्या है, सृजनात्मकता का विकास होगा। बिल्कुल सही है। अवलोकन का विकास होगा। हाँ बिल्कुल, इससे अवलोकन का विकास भी होगा। फिर क्या है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर छात्रों को पता चलेगा कि कौन से पशु हमारे घर में रहते हैं कौन से नहीं रहते। तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? डाटा संग्रह का विकास करना। तो ये बिल्कुल कदापि उद्देश्य नहीं है। हमारा क्या है, ए बी सी जो हमें ऑप्शन डी में दिया है ये बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को
अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। बताएं आप लोग, शिक्षा का इनमें से कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है? देखिए, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना बिल्कुल सही है, क्योंकि वेस्टेज से भी क्या है, और नई वस्तु बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना बिल्कुल सही है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना नहीं। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये सही है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया था? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति खालिस्तान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। देखिए, मानव के पेट में जो अमाशय रस होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है साथियों? इसकी प्रकृति होती है साथियों अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, तितली। भैया इनकी कहाँ से हो जाएगी? सांप, रेशम, छिपकली, बाघ, तेंदुआ, सांड। कहाँ से हो जाएगा सांड का भैया इतना दृष्टि? इसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या है? चील, गरुड़, गिद्ध। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा चील, गरुड़, गिद्ध। इनकी दृष्टि क्या है? मनुष्य की तुलना में 4 गुना होती है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी छात्र इसका सोच समझकर आंसर देना। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। देखिए साथियों, जहां पर जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? जैसे तालाब है भैया, ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो साथियों किसी जगह के फ्लोरा और फना ये सूचित करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं को। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग भाई सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर देते जाएं, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो देखिए क्या होता है साथियों, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से क्या है, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं जहां पर बर्फ जमी होती है वो पिघलने लगती है और उनका जल क्या है, महासागरों में आता है। तो महासागरों में क्या है, जल का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? विश्व ऊष्मायन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग। तो वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या फिर रसोई गैस। तो देखिए विश्व ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रीजन है वो है वाहनों से निकली गैसें। देखिए साथियों क्या है, जो वाहन हैं, वाहनों में क्या, इंजनों में जो ईंधन का दहन होता है तो इससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अन्य तरह की गैसें निकलती हैं जो कि हमारे वायुमंडल में क्या है, पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए
प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। थोड़ा यहाँ पर लॉजिक लगाना फिर आंसर देना है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या होगा? देखिए, सामाजिकरण के गौण वाहक मतलब मुख्य वाहक कौन होते हैं? तो भैया विद्यालय होता है और पास पड़ोस होता है। क्या होता है? विद्यालय और पास पड़ोस होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो देखिए साथियों, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है मैंग्रोव वन। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंग्रोव वनों को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीनों की कम मात्रा करने के लिए, विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए। देखिए, फसलों का जो आवर्तन है साथियों वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इससे क्या है, जो मृदा की उर्वरता है वो बढ़ सके। क्या होगा यदि आप मृदा में एक ही तरह की फसल बार बार उगाओगे तो क्या है, जो तत्व उस फसल को चाहिए मृदा में उस तत्व की क्या है, कमी हो जाएगी। इसलिए क्या है, आपको फसलों का आवर्तन अनिवार्य है। मतलब जैसे अभी आपने गेहूं लगाया, फिर गेहूं के बाद चना, इस तरह से क्या है ये चक्कर चलेगा। तो इससे क्या है, मृदा की जो उर्वरता है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो ध्यान रखना, बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये क्या है, अवसादी चट्टान है। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। तो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान और दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। तो पाक जल संधि साथियों यह भारत और श्रीलंका के बीच है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसे पाक संधि क्यों कहा जाता है? साथियों इसे पाक संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था, उन्हीं के नाम पर इसे पाक जल संधि कहा जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। और आप सभी लोग इस क्वेश्चन के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताना आपने कितना स्कोर किया है और क्लास कैसी लगी आपको। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को साथियों लिम्नोलॉजी कहा जाता है, जिसे हिंदी में सरोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो साथियों इस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।